42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जो कि कहने को तो इंडिया का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को कहा जाता है, लेकिन फिर भी इस अमेंडमेंट एक्ट को क्रिटिसाइज किया गया, वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म इसे फेस करना पड़ा। ये अमेंडमेंट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट को अनरिस्ट्रिक्टिव पावर्स प्रोवाइड की थी और इसको वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म इसलिए दिया गया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 सबसे पहले तो उस समय पास हुआ जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। इंदिरा गांधी जिस समय कांग्रेस को लीड कर रही थी और इवन कंट्री को भी लीड कर रही थी और उन्होंने इमरजेंसी इंपोज की, उस समय पर पास किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने हमारी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रख दिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इसलिए बनाई जाती हैं ताकि सोशल गुड, पब्लिक गुड को इंश्योर किया जा सके और स्टेट्स को कुछ अधिकार दिए जा सके, जबकि फंडामेंटल राइट्स हर सिटीजन के लिए इक्वालिटी से उनके पास में राइट्स पहुंचे, इसे इंश्योर करता है। और इस अमेंडमेंट एक्ट ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ऊपर कर दिया फंडामेंटल राइट्स से। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को अनरिस्ट्रिक्टिव पावर्स दे दी थी, जैसे कि सबसे पहले तो प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया गया कैबिनेट की एडवाइस से। कैबिनेट जो भी एडवाइस दे, प्रेसिडेंट को उस एडवाइस को मानना होगा। ये इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही डिसाइड किया गया था। इसी तरह से इसी अमेंडमेंट एक्ट में यह इंश्योर किया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में डिस्क्रिशनरी पावर्स होंगी कि वो किसी भी स्टेट में सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकता है अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर का पालन सही से नहीं हो रहा है तब। अब इस अमेंडमेंट एक्ट से स्टेट की पावर को कम कर दिया गया था। इसी तरह से इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू स्टेट लिस्ट के 5 सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर कर दिया गया था कंकरेंट लिस्ट में। अब जब मैटर स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में जाता है तो जितना भी कंट्रोल स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर स्टेट का हुआ करता था, अब कंकरेंट लिस्ट में वो कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में चला जाएगा। इस तरह से 5 सब्जेक्ट्स पर स्टेट से हटके कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में चला गया था। और इवन जुडिशियल रिव्यू की पावर को भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने कर्ब कर दिया था। जुडिशियल रिव्यू की पावर, जहां पर जुडिशरी सुओ मोटो एक्शन ले सकती थी बहुत सारे मैटर्स पर, चाहे फिर वो कोई पॉलिसी मैटर से जुड़े हुए हों, गवर्नमेंट से जुड़े हुए हों, पब्लिक से जुड़े हुए हों। इस जुडिशियल रिव्यू की पावर को कर्ब कर दिया गया था इस अमेंडमेंट एक्ट से, सो दैट जुडिशरी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कुछ नियमों को, कुछ पॉलिसीज को ओवरलुक ना कर पाए। इन सभी चीज़ों से साबित सिर्फ एक चीज़ हो रही थी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अनरिस्ट्रिक्टिव पावर्स दे दी थी और इस अमेंडमेंट एक्ट ने एक तरह की ऑटोक्रेसी क्रिएट कर दी थी जो कि किसी भी लोकतंत्र के लिए नहीं होना चाहिए। और इसीलिए इस अमेंडमेंट एक्ट को क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि जिस समय पर देश में इमरजेंसी लगी हुई है, लोगों के पास उनके अधिकार भी सुरक्षित नहीं है, ऐसे समय में एक ऐसा अमेंडमेंट एक्ट बनाना जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट को अनरिस्ट्रिक्टिव पावर्स मिलती हों, ये अमेंडमेंट एक्ट किसी भी तरह से उस हद तक स्वीकार नहीं किया गया। और इसके बाद में बनाया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ताकि इस अमेंडमेंट एक्ट में जो गलतियां हुई हैं उन्हें ख़त्म किया जा सके।